हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः हम आपके पास उपस्थित हैं लक्ष्मण बूटी पार्ट थर्ड को लेकर के। लक्ष्मण बूटी पार्ट थर्ड में हम आपको बताएंगे मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया है उसमें जो मैथ का मॉडल सेट है उसको हम आज हल करके आपको बताएंगे। इस मॉडल सेट में जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव का जो है 1 से 25 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव पहला पार्ट में आएगा। ठीक है, हम आपको बहुत समझा के बताने वाले हैं, सवाल को आसान बना के बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होइएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा करके हमारा जो है नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो दोस्तों, इस बार जो 12th क्लास की एग्जाम होने 10th क्लास की एग्जाम होने वाली है, इस 10th क्लास के एग्जाम में इस बार 138, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या जो है आपको वह 138 रहने वाली है। ठीक है ना, कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह आपको 138 रहने वाली है। इसमें क्या है कि आपको मैंने इसके लिए एक वीडियो बना के दे दिया है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 आपको जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा और 8 आपको जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जो है 100 में 50 का जवाब देना है, यहाँ आपको 30 में 15 का जवाब देना है और यहाँ आपको 8 में जो है 4 का जवाब देना होगा। ठीक है, तो इस बार जो है एग्ज़ाम बहुत ही हल्का हो रहा है, बहुत ही हल्का होगा इस बार एग्ज़ाम। ठीक है ना, तो क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा हल्का मेरे अंदाज से कुछ नहीं होने वाला है। 100 में से 50 छांट करके आपको बनाना है, तो बहुत ही सुंदर बात है, ये बहुत ही हल्का चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो शॉर्ट आंसर होगा वो 15 बनाने हैं और 30 मिलेंगे आपको। लॉन्ग आंसर जो है वो आपको 4 बनाने हैं, 8 मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले नंबर का सवाल पर चलते हैं। पहला नंबर का सवाल जो है वो कह रहा है कि 92 बाय 115, ठीक है ना, इसको सरलतम रूप में करना है। क्या करना है? इसको सरलतम रूप में करना है फ्रेंड्स, सरलतम रूप में। ठीक है ना, तो इसको आप क्या करेंगे ना, इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, काट लीजिए। ठीक है, 4 से अगर आप काटते हैं तो जो है आपका 23 से कट रहा है, ये 23 से। 23 चौका 92 हो गया, 23 चौका 92 हो गया और 23 पंचे 115 हो गया। कुल मिलाकर के आपका 4/5 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, पहला ये आपका बी नंबर का आंसर हो गया। अब है 2 नंबर में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि 2 परिमेय संख्या अगर आप ले लेते हैं 3/4 ले लेते हैं और एक आप 7/6/7 ले लेते हैं, तो इसके बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, अनंत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत होने का जो क्या बोलते हैं, आपको दशमलव प्रसार शांत होने का जो नियम है वो क्या है कि ऊपर में कुछ भी रहे सब चलेगा, ठीक है ना, लेकिन नीचे में जो है ना वो 2 के पावर x मान लीजिए या और क्या कहते हैं 5 के पावर y मान लीजिए। ठीक है ना, या फिर आप किसी भी संख्या में 2 के पावर x रहे, या फिर किसी भी संख्या में 5 के पावर y रहे, या फिर किसी भी संख्या में 2 के पावर x या 5 के पावर y रहे, तो वह शांत दशमलव प्रसार जो है होता है। ठीक है ना, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये आप कर लीजिए, इसको आपका जो है आपका 88 का कर लीजिए। 88 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे, 2 से आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44 हो जाएगा।
फिर आप 2 से इसको कर लीजिए तो आपका 22 हो जाएगा, फिर आप 2 से कर लीजिए तो आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद आप कर लीजिए, देखिए इसमें 2 आया है लेकिन 2 के साथ एक 11 भी आया है, तो ये कभी भी शांत नहीं होने वाला है। उसके बाद है इस दूसरा वाला है 210 है उसके नीचे हर में, तो यहाँ आप 2 से कर लीजिए, 2 एकम 2 हो गया, 2 0 2 पंचे 10 हो गया। आप यहाँ फिर अब जो है 3 से लगेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर आपका 5 से 5 7 35, यहाँ 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। ये कभी भी शांत नहीं होगा। शांत होने के लिए केवल 2 आना चाहिए, ठीक है ना, केवल 2 आना चाहिए, या तो केवल 2 रहे, ठीक है, या तो केवल 5 रहे, ठीक है ना, या तो केवल 5 रहे, ठीक है, या नहीं तो 2 और 5 दोनों रहे, ठीक है ना, 2 और 5 दोनों रहे तो भी काम आपका बन जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। 1600 का करके देखते हैं, 1600 है आपका, 1600 में है ये आपका 800 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 50 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप 50 में 2 से लगाइए तो आपका 25 हो जाएगा, और 25 में 2 से लगाइए तो 5 हो जाएगा, मतलब 2 और 5 इसमें आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपका 110 है तो ये आपका हो जाएगा 110 का जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 का हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, ठीक है ना, 2 पंचे 10 55 हो गया। फिर 5 का करेंगे, 5 11 पचे 55, यहाँ भी आपको 2 5 11 आ रहा है। तो केवल 1600 वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 के पावर आ रहा है, आपको 2 के पावर आपका आ रहा है 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 आ रहा है, और यहाँ पर 5 के पावर आपको 2 के पावर 7 आ रहा है, 5 के पावर 2 आ रहा है। तो केवल ये आपका ऑप्शन नंबर सही, सी जो है वह सही है, बाकी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अब है कि बहुपद dy स्क्वायर, ठीक है ना, बहुपद आपको दिया हुआ है वो है dy स्क्वायर प्लस by प्लस a, इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। आपका c जो है वह a है और a आपका d है, तो a बटे d हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर d हो जाएगा, ठीक है ना। अब है कि रूट अंडर, यहाँ देखिए कि आपका जो है यहाँ पे आपका ये आपका a है, ठीक है ना, ये आपका b है और ये आपका c है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, तो ये आपका सी है और ये आपका ए है, तो सी बटे ए करेंगे तो ए बटे डी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अब है रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक लिखिए। परिमेयकरण गुणांक रूट 18 है, कहता है इसका परिमेयकरण गुणांक लिखिए। क्या कहता है, परिमेयकरण गुणांक लिखिए, ठीक है ना। तो रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक, पहले एक काम करिए, इसका जो है 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तिया 18, आपका ये आ जाता है, तो आपका जोड़ा लग जाएगा 3 का, बच जाएगा 2, ठीक है ना। तो परिमेयकरण गुणांक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जब इसमें हम रूट 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ये अभी अपरिमेय संख्या है। रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 2 आया है हमको, तो रूट 2 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा, 3 दूनी 6, या परिमेय आपका हो जाएगा। तो परिमेयकरण गुणांक, परिमेय करने वाला गुणांक जो है वह रूट 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 6 जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, पहले अभाज्य संख्या बोलते हैं किसे हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या किनको कहते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें 1 से भाग लग जाए, ठीक है, या फिर जिसमें जो संख्या है उसमें उसी से भाग लगे, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। जो संख्या उसी से भाग, जैसे 2 है, 2 में 1 से भाग लगेगा तो 2 होगा, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और किसी चीज से 2 में भाग लगने वाला है नहीं, तो आपका 2 अभाज्य संख्या है। जैसे 3 है, तो 3 में 1 से भाग लगाएंगे तो 3 लग गया, 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो 1 होगा, ये भी लग गया। अब 3 में और किसी चीज से आप यदि भाग नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका यही मतलब हुआ कि 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। जैसे आपका 4 है, तो 4 में आप 1 से भाग लगाएंगे तो भी लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो भी लगेगा, 4 से भाग लगाएंगे तो भी लगेगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहने का यही मतलब हुआ कि वह संख्या जिसमें
केवल 1 से भाग लगे या फिर उसी संख्या से भाग लगे जो वह संख्या है, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। फ्रेंड्स, क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, वह संख्या जिसमें आप 1 से भाग लगाएंगे या फिर उसी संख्या से भाग लगाएंगे जो संख्या वो है, अगर ऐसा ही केवल होता है और किसी तीसरी संख्या से उसमें भाग नहीं लगती है, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। ठीक है ना? तो इसमें आप देख लीजिए 3 जो है यह भी अभाज्य संख्या है आपका। ठीक है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 0 अभाज्य संख्या नहीं है, और C जो है 1 यह ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब ये 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जब 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम 7 नंबर के सवाल पर। 7 नंबर का जो सवाल है वो है आपका, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, तो आर बड़ा होगा बी से, आर छोटा होगा 0 से, आर छोटा होगा बी से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? तो इसमें क्या कह रहा है? यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्या मतलब हुआ कि a में जब हम b से भाग देंगे तो शेषफल q आएगा, भागफल q आएगा और शेषफल r बचेगा। ठीक है, तो a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r जो होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों r जो है वह हमेशा b से छोटा होगा या फिर b के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, b के बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा b से छोटा होगा। ठीक है, r जो होगा वह 0 हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है। r 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, r जो है वह q से हम जो है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर सवाल इनमें से कोई नहीं, r b से छोटा होगा। देखिए मैंने बताया है r b से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका a सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर a सही होगा। जब भी a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, तो यह r जो है वह हमेशा b से छोटा होगा, शेषफल जो है भाजक से छोटा होगा। तभी शेषफल जब भाजक से छोटा होगा तभी भाग बंद होगी, नहीं तो जब तक शेषफल बड़ा रहता है तब तक भाग लगता रहता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटी होती है। ठीक है, ठीक है, तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? एक है आपका 4 प्लस √3, एक है आपका √7, एक है आपका √8, एक है आपका 6 √5। ठीक है, ये आपको जुटेगा नहीं, इसका आपका वर्गमूल पूर्णांक में निकलेगा नहीं, ये नहीं जुटेगा इसलिए अपरिमेय है। ठीक है, ये आपका पूर्णांक में वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए आपका क्या है, ये अपरिमेय है। ये आपका √8 जो है यह इसका भी पूर्णांक में वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए भी ये क्या है, अपरिमेय है। यहाँ पर आपका √5 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6, यही आपका क्या है, परिमेय है। अब देखते हैं सवाल को, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में डी जो है ना वही परिमेय संख्या है। मैंने आपको बता दिया है, बना के बताया है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर सवाल आपको समझ में आ रहा है तब, ठीक है ना, सवाल यदि आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको यदि अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आप हमारे द्वारा बताए गए सवाल को समझ रहे हैं, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने का तुरंत बाद आप बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे हम आगे जो भी वीडियो डालेंगे वो सारे के सारे वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उससे क्या होगी, आपके एग्जाम की तैयारी को थोड़ी गति मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 9 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 9 नंबर का सवाल है, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। ठीक है ना, द्विघात समीकरण x² + 12x +
35। इसका शून्यक क्या होगा, ठीक है ना। तो शून्यक के लिए क्या करिए, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी बराबर आपका 12 हो जाएगा, सी बराबर आपका 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर आपका क्या होगा, यहां पर आप क्या करिए डी बराबर निकाल लीजिए, ठीक है ना। डी बराबर पहले निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 35 हो जाएगा। 12 गुना 12 144 होता है फ्रेंड्स, और 35 दूनी 70 दूनी 140, ये आपका 140 होता है। ये आपका बच गया केवल 4। अब जब आप x का मान निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, अब जब आप x का मान निकालेंगे फ्रेंड्स तो वो हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक है ना। माइनस बी आपका कितना है, माइनस बी आपका हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर आपका डी जो है वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/2, और ए आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -12 प्लस माइनस आपका हो जाएगा 2/2, ठीक है ना। तो अब एक काम करिए, इसको -12 प्लस 2 को एक साथ रखिए और -12 माइनस 2 को एक साथ रखिए, ठीक है। इसके बटे में भी 2, इसके बटे में भी 2। अब ये आपका हो जाएगा -12 प्लस 2 आपका -10/2 हो जाएगा, ये आपका -5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 14/2 -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है x बराबर आ गया आपका -5 और -7, यही आपका शून्यक हो जाएगा, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक हैं, क्या है, दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों धनात्मक हैं, दोनों बराबर हैं, और एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक है। कहने का क्या मतलब, आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका जो शून्यक है वो क्या है, माइनस और माइनस दोनों माइनस में है, ठीक है ना। इसलिए ये जो है आपका दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 121 का आप रूट निकालिएगा तो आपका 21 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 196 का रूट निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 27 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 27 का पूरा पूरा नहीं निकलेगा, 3 × 3 जोड़ा लगाएंगे, 3 बाहर आएगा, 1 3 अंदर रहेगा, ये आपका पूरा पूरा नहीं निकला है। और 289 आपका कितना हो जाएगा, 289 बराबर हो जाएगा आपको, 289 बराबर हो जाएगा 17, 289 का रूट हो जाएगा 17। तो ये भी पूर्णांक में निकल रहा है, ये भी पूर्णांक में निकल रहा है, ये भी पूर्णांक में निकल रहा है। इसका मतलब ये तीनों परिमेय है, ये तीनों क्या है, ये भी आपका परिमेय है, ये भी आपका परिमेय है, और ये भी आपका क्या है, परिमेय है, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि केवल ये है जो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। रूट कौन सा अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, रूट 27 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का जो भी ऑप्शन देगा, यदि उसका वर्गमूल निकलेगा तो वह परिमेय होगा, नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय होगा, ठीक है ना। वर्गमूल निकालने का दीर्घ विभाजन विधि भी है, आप क्या कहते हैं वो आप जो है अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपका विचार करेगा, जो आपको हल्का लगेगा उस विधि से आप वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल आपका पूर्णांक निकलेगा तो वह परिमेय संख्या होगा, और पूर्णांक नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ऑप्शन मार लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब है यहाँ पे बहुपद 5y² - 25 के शून्यक हैं, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक हैं, ठीक है ना। 5y² - 25 का शून्यक के लिए शून्य के बराबर इसको कर दीजिए, 5y² बराबर आपका 25 हो जाएगा, और y² बराबर हो जाएगा 25/y² बराबर हो जाएगा 25/5, ठीक है ना। 5 और 5 कट गया, ये आपका 5 × 25, y² बराबर 5 हो गया, तो y बराबर जो है आपका हो जाएगा √5। कहने का मतलब प्लस माइनस रूट अंडर प्लस 5 और माइनस √5, ठीक है ना। तो ये आपका +√5 - √5 आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल जो है क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है। द्विघाती बहुपद है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 3 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -40। कहता है द्विघाती बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² - α + β
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 3x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा माइनस 40 हो जाएगा। यही आपका सही आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब है युग्म समीकरण इतना का है, ठीक है ना। युग्म समीकरण आपको दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 4 है और 2x प्लस 4y बराबर 8 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या कहता है कि इस युग्म समीकरण इतना और इतना का एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है। तो पहले एक काम करते हैं ना, ये आपका a बराबर एक हो गया, b बराबर आपका 2 हो गया, और सॉरी a1 b1 और c1 बराबर आपका -4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं a बराबर आपका a1 बराबर आपका 1 हो गया, b1 बराबर आपका 2 हो गया, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -4। ये वाला इधर आएगा तो ये वाला जब बराबर की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब a2 बराबर आपका 2 हो जाएगा, b2 बराबर आपका 4 हो जाएगा, और c2 बराबर जो है आपका 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपका हो जाता है 1/2, 8 नहीं होगा -8 होगा, ठीक है ना। ये जब बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 हो गया ये आपका, और दूसरा आपका हो गया है 2/4। जब इसको भी काटिएगा तो 1/2 होगा, और तीसरा आपका -4/-8 है, तो ये भी काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों जो है मान बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि पहले समीकरण का ग्राफ और दूसरे समीकरण का ग्राफ, ठीक है ना, दोनों एक ही रेखा पर आगे जाएगी। अनंत बिंदुओं पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलेगी, इसलिए इसका अनगिनत हल होगा, अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा, बहुत सारे हल होंगे, गिन नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर का सवाल, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा, ठीक है ना। बहुपद जो है आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ठीक है ना। शून्यक जो है एक शून्यक इसका अल्फा है, तो दूसरा हो जाएगा आपका इसका जो बीटा होगा वो क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। तो बी का मान क्या है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा हो जाएगा। एक शून्यक और दूसरा शून्यक उसी का व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, यहाँ अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है ना। तो c/a। तो फ्रेंड्स यह सवाल बहुत हल्का सवाल है। सवाल कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली कोई आ गए थे तो हम थोड़ा सा बात करने लगे थे, बहुत इमरजेंसी था, इस वजह से हम बात करने लगे थे। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। बहुत हल्का सवाल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है, और इसका शून्यक यदि आप एक ठो अल्फा मान लेते हैं, और तो दूसरा शून्यक क्या मानना पड़ेगा आपको, 1/अल्फा मानना होगा, क्योंकि एक अल्फा है और दूसरा उसका व्युत्क्रम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्फा अल्फा आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, एक बचेगा, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल, एक आपका अल्फा है और दूसरा आपका क्या है 1/अल्फा है। तो जब शून्यकों का गुणनफल आप निकालेंगे तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। ये और ये आपका कट जाएगा, बचेगा 1/1 बराबर c/a। कहने का क्या मतलब हुआ, c बराबर आपका a हो गया, ठीक है। तो b का मान आपको पूछ रहा है, तो ये जो b है आपका ये c के स्थान पर है, तो c जो है वह यहाँ पर c बराबर क्या है b, ठीक है। और c का मान कितना निकला है 1, तो कहने का ये मतलब हुआ कि एक b का जो मान होगा वह 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर का सवाल है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, ठीक है ना। ये आपका मान ये अर्धवृत्त है, ठीक है ना, ये आपका अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होगा ना, यह त्रिज्या व्यास जो है, ये व्यास जो है, यह व्यास को आप एक बार वृत्त पर ले जाइए, व्यास के इस छोर को, और व्यास के इस छोर को भी एक बार वृत्त पर ले जाइए, तो इस बीच का जो कोण होगा यही आपका क्या कहलाता है, वृत्त का कोण कहलाता है, ठीक है ना, वृत्त का कोण कहलाता है। तो ये आपका होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। किसी भी वृत्त में व्यास जो है वह वृत्त के परिधि पर अंतरित करती है 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया
90 डिग्री, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अब अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण इतना जहां a बराबर 0 नहीं है तो वास्तविक मूल के वास्तविक मूल नहीं है यदि, ठीक है ना। द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है जहां a 0 के बराबर नहीं है, एक बात। दूसरी बात के वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल होता क्या है, तो b² माइनस 4ac बराबर जब होता है 0 के तब वह वास्तविक मूल होता है, वास्तविक और समान होता है, ठीक है ना। और b² माइनस 4ac जो है यह 0 से बड़ा या बराबर बड़ा होता है, तो यह आपका वास्तविक तथा असमान होता है, वास्तविक तथा असमान मूल होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा वास्तविक तथा समान हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही स्थिति में वास्तविक मूल है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है हमारा वो है यहाँ b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, वास्तविक मूल होता है इस टाइम में, इस कंडीशन में। दूसरा कंडीशन है b² बराबर नहीं 4ac, ठीक है ना। तो b² माइनस 4ac बराबर जब 0 हम करेंगे, ठीक है ना, b² माइनस 4ac जो है बराबर नहीं करेंगे 0 के, बराबर नहीं करेंगे तब ये आपका जो b² बराबर 4ac ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो यह 0 के बराबर नहीं करेंगे तो इसका मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा भी हो सकता है। तो अगर 0 से बड़ा होगा तो यह भी वास्तविक की स्थिति में आएगा, ठीक है ना। अब है कि b² माइनस 4ac बराबर 0, तो यह तो वास्तविक है ही है। b² माइनस 4ac जो है छोटा 0 से, ठीक है ना। तो देखिए b² माइनस 4ac जब भी 0 से छोटा होता है तो उसका कोई मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल जो है नहीं होता है। कब, जब b² माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, मतलब माइनस में b² d निकल जाता है, विविक्तकर कह सकते हैं, विवेचक कह सकते हैं, आप डिस्क्रिमिनांट कह सकते हैं। तो जब भी आपका डिस्क्रिमिनांट जो है वह 0 से छोटा हो जाएगा तब कोई भी वास्तविक मूल उसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब है 18 नंबर का सवाल, 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर का सवाल कह रहा है यदि अल्फा और बीटा इसका मूल है तो इतना बराबर क्या होगा, ठीक है ना। 2x² माइनस x माइनस 6 है, यहाँ पर a बराबर आपका a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर आपका -1 होगा, c बराबर आपका -6 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मांग रहा है अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, तो अल्फा बीटा हो जाएगा लघुत्तम में, यहाँ पर आपका बीटा हो जाएगा और ये आपका अल्फा हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब माइनस b/a, ठीक है ना, माइनस b/a हो जाएगा इसका मान और इसका हो जाएगा आपको c/a, तो ये और ये कट जाएगा आपका -b/c हो जाएगा। तो -b इसका कितना है, 1 है, तो ये आपका माइनस इंटू माइनस 1/, जो है c करेंगे, c इसका कितना है -6 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/6 इसका आ रहा है, 1/6 सही आंसर c हो गया, ठीक है ना। 18 नंबर का सवाल है समांतर श्रेणी इतना का 21वां पद क्या होगा, ठीक है ना। -3 4 18 ... का 21वां पद क्या होगा, a21 बराबर हो जाएगा a प्लस 20d, ठीक है ना। a इसका कितना है -3 प्लस 20 गुना d इसका कितना हो जाएगा, -3 में आप कितना जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, या फिर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो 4 में कितना जोड़िएगा तो 7 11 आएगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब हुआ -3 प्लस 20 गुना 7, कहने का मतलब हुआ -3 प्लस 20 = 140, ये हो जाएगा प्लस 137, ठीक है ना, प्लस 137 आपका डी नंबर का आंसर 21वां पद प्लस 137 होगा, डी नंबर का आंसर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए ये आपका जो है x³ है और यहाँ भी आपका x³ आएगा, इसको तोड़ने के बाद तो x³ कट जाएगा, द्विघात समीकरण यहाँ बचेगा। यहाँ देखिए कोई भी जो है पद -1 में होगा, 1/x का मतलब हुआ x के पावर -1, तो यहाँ पर आपका जो x है वो माइनस में है, तो जब भी घात होगा वो अगर ऋणात्मक हो गया तो बहुपद नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है, ठीक है ना।
अब है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स प्लस यहाँ आपका रूट एक्स आ रहा है, तो रूट एक्स जो आपका आ रहा है इसका मतलब 1/2 हो गया। तो जब भी किसी चर मान का घात जो है और ऋणात्मक होता है तो वह जो है बहुपद नहीं होता है। और दूसरा, यदि वह भिन्न होगा, पूर्णांक नहीं होकर के भिन्न होगा, पावर जो है वह भिन्न होगा, पूर्णांक नहीं होगा, तो भी वह समीकरण बहुपद नहीं होता है, ठीक है ना। और ये भी आपका जो है x 1/x² है, तो ये आपका इसका मतलब हुआ x के पावर -2, तो ये भी आपका नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा 19 नंबर, ठीक है ना। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है? 80, 76, 72, 68 डैश डैश डैश, ठीक है। कौन सा पद इसका 0 है? लास्ट वाला पद, इसको आप 0 मान लीजिए। an बराबर 0 हो जाएगा, a बराबर 80 हो जाएगा, ठीक है ना। और d बराबर हो जाएगा 80 घटा 76, सॉरी 76 घटा 80, 76 घटा 80 ये हो जाएगा -4, ठीक है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर अगर पूर्णांक निकल गया आप समझेंगे 0 है। n बराबर हो जाएगा an माइनस a बटा d प्लस 1, ठीक है ना। तो an बराबर कितना है? an बराबर 0 है, माइनस a बराबर कितना है? a बराबर है 80, a बराबर है 80 और d बराबर कितना है? -4 प्लस 1, ये आपका -80 बटा -4 प्लस 1 हो गया, तो ये आपका कट गया, 20 हो गया आपका, 20 प्लस 1 बराबर आपका 21 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 21 पूर्णांक आया है। n का मान जब पूर्णांक आए तो समझिए कि दिया गया, पूछा गया पद जो है एपी में आता है, ठीक है ना। तो अब कौन सा है, कितनी बार में आता है? तो यहाँ हमको 21 निकला है, इसलिए 21 बार में आता है, 21वां पद है जो आपको समांतर श्रेणी दिख रहा है। इस श्रेणी का 21वां पद जो है वह 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो सवाल को आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? तुरंत बाद आप क्या करेंगे? बेल आइकन को दबाएंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उस सारे का सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और इससे आपको जो है परीक्षा की तैयारी में गति मिलेगी, ठीक है ना। 21 नंबर का सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का सामान्य पद जो है वह इतना है, तो इसका सार्व अंतर जो है क्या होगा? सार्व अंतर क्या होगा? तो एक काम करिए ना, n बराबर 1 रखिएगा तो हो जाएगा 6 - 4 × 1, दैट मीन्स 6 - 4 = 2। अगर आप n बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाता है 6 - 4 × 2, दैट मीन्स 6 - 8 and that is -2, okay। and if you put n = 3, then 6 - 4 × 3 will be 6 - 12 and that is -6, ओके। तो ये आपका 2 आ रहा है, ये आपका -2 आ रहा है और ये आपका -2, 2 और 4 6, -4 आ रहा है, ठीक है ना। -4 आपका आ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? यहां पर देख लीजिए, 4 में से आप 2 को घटा लीजिए, ए वाला को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 वाला को आप 4 में से 2 घटाएं, -2 को घटा लें तो क्या हो जाएगा आपका? 4 प्लस 2 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप -6 में से आप -4 घटाएंगे तो ये आपका -10 हो जाएगा। एपी नहीं है ये, ठीक है ना। आप देख लीजिए, बी नंबर का ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं, ए है, a² में से a घटाइएगा तो ये आपका a इंटू a - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। a³ में से जब आप a² घटाइएगा तो ये आपका a² माइनस a² में से जो है a² ये हो जाएगा a - 1 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ये a है, यहाँ a² है, तो ये भी ये d भी इसका बराबर नहीं है, तो ये भी आपका श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। अब सी नंबर का सवाल है, सी नंबर में है 1/2 में से आप 3/2 घटा लीजिए तो ये आपका 1 - 3 -2/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, -1/2 में से फिर -1/2 घटाइए तो ये आपका हो जाएगा 2 -1 -2/2 हो जाएगा, ये भी आपका -1 आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप -3 में से -3/2 में से -1/2 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा -3/2 प्लस 1/2, ये भी आपका हो जाएगा 2 और -3 प्लस 1, ये भी आपका -2/2 आ रहा है। कहने का मतलब यही है, सी नंबर आपका सही है, ठीक है ना।
चलिए, मूल बिंदु के नियामक हैं। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, ठीक है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। ऑरिजिन का निर्देशांक जो होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इज 0 0। ओके, बिंदु, मूल बिंदु जो है, ये आपका मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो आपका 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। चलिए 24 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 24 नंबर सवाल जो है आपका इस लक्ष्मण बूटी पार्ट ए का सेकंड लास्ट सवाल होता है, ठीक है। इसके बाद मैं केवल 25 नंबर का सवाल बताऊंगा और 25 नंबर के सवाल के बाद जो है यह वीडियो आपका रुक जाएगा और अगला वीडियो फिर हम लाएंगे लक्ष्मण बूटी पार्ट 3 का बी वाला पार्ट, ठीक है ना। लक्ष्मण बूटी पार्ट 3 का बी, लक्ष्मण बूटी पार्ट 3 बी आ रहा है, ठीक है ना। उसमें आपको 25 से 50 तक का सवाल मिलेगा, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो के साथ एंजॉय करेंगे, देखेंगे, अपनी तैयारी को गति बढ़ाएंगे, ठीक है, तैयारी की गति को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 24 नंबर सवाल है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। एक त्रिभुज आपका ए बी और सी है और दूसरा त्रिभुज आपका जो है वह पी क्यू आर है, ठीक है ना। तो क्यू आर बटे बी सी बराबर दिया है आपको क्यू आर बटे बी सी, ठीक है। हम तो गलत ही डाल दिए हैं, इसको आप पी क्यू आर, इसको ए बी सी मानिएगा, ठीक है ना। 2/3 हो जाएगा इसका। तो एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ए बी सी जो है ये आपका हो जाएगा इसकी भुजा पी क्यू आर की और ए बी सी की भुजा बी सी, इसका जो है ना स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि 4/9 हो जाएगा, ठीक है ना। पी क्यू आर बटे ए बी सी पूछ रहा है, ठीक है ना। 4/9 हो जाएगा, 4/9 ए नंबर में आंसर है, ठीक है। चलिए 25 नंबर का सवाल, लास्ट सवाल इस पार्ट का। दी गई आकृति में एक्स का मान आपको निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान फ्रेंड्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक आपका 60 है, दूसरा आपका 50 है, दोनों को जोड़ के 110 होता है। 180 में 110 घटाइएगा 70 बचेगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वीडियो का अगला पार्ट आपको जो है बनाएंगे। अगले पार्ट में हम आपको मिलेंगे 25 नंबर के बाद 26 से लेकर के 50 तक के सवालों के साथ। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। और इससे पहले वाला लक्ष्मण बूटी का पार्ट देखना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और वहां पर लक्ष्मण बूटी पार्ट 1 पार्ट 2 का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर के आप मॉडल सेट मैथ का एक और मॉडल सेट देख सकते हैं, ठीक है ना। 2 मॉडल सेट देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो आप वहां से जो है अपने परीक्षा की तैयारी को और गति बढ़ा सकते हैं। 10th क्लास का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव जो मैं बता रहा हूं, सवाल को जो है बहुत ही हल्का करके आसान करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको सवाल सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझ में आएगा, लाइक करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का तुरंत बाद आप क्या कहते हैं बेल आइकन को दबाएंगे और इससे क्या हो जाएगा कि हम जो भी वीडियो इसके आगे डालेंगे वो सारा का सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बात की जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि मैं जो 10th क्लास की तैयारी करवा रहा हूं, मैं 12th क्लास का भी वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी तक मैंने हिस्ट्री का और साइकोलॉजी का वीडियो ऑब्जेक्टिव का हल करके दे दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो ज्योग्राफी की वीडियो आने वाली है। तो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का वेट करिए। बहुत ही जल्द ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव आपके पास आने वाला है, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में लक्ष्मण बूटी के अगले पार्ट को लेकर के, लेकिन उससे पहले 12th क्लास का ज्योग्राफी आएगा, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।